हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय आपका स्वागत करता हूं तर्क क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे टीसीएस पैटर्न के नए जनरल साइंस के फिजिक्स के क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में ट्रिकी तरीके से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंग दैर्घ्य क्या होती है ये हमें पहले पता होना चाहिए। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेव लेंथ। तो दोस्तों, तरंग किस प्रकार से किसी माध्यम में उत्पन्न होती है वो मैं आपको स्क्रीन पर बना के दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक तरंग उत्पन्न होती है किसी माध्यम में, तो या दो गर्तों के बीच की दूरी होती है। तो दोस्तों, इस तरंग का शिखर है ये 2 पॉइंट, ये जो पॉइंट्स हैं ये इस तरंग के शिखर हैं, और जो गर्त हैं ये जो पॉइंट हैं दो मैं नीचे दिखा रहा हूँ वो इसके गर्त है। तो दो शिखरों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी जो है तरंग दैर्घ्य कहलाती है, और तरंग दैर्घ्य को हम दिखाते हैं लैम्डा द्वारा, हम प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, वेवलेंथ जो है, लेंथ का एसआई मात्रक जो होता है मीटर होता है। तो इसमें ऑप्शन जो डी दिया गया है क्वेश्चन में वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि तरंग वेग क्या है। एक तरंग वेग का तरंग दैर्घ्य के क्वेश्चन में हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज में रहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों, जो तरंग वेग है मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूँ। ये मान लीजिए कोई एक तरंग है, ये किसी बी वेलोसिटी से चल रही है, और इसकी जो तय की गई दूरी जो है वो मैंने अभी आपको बताई थी, हम दिखाते हैं लैम्डा से तय की गई दूरी। तो तरंग वेग को क्या बोलते हैं? किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी तरंग वेग कहलाती है। तो तय की गई दूरी जो थी लैम्डा, किसी निश्चित समय में दिखाया टी, तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा अपॉन टी। तो लैम्डा का हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि इसका एसआई मात्रक मीटर होता है और समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। तो दोस्तों, अब आप देख रहे हैं ऑप्शन बी में मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है तरंग वेग और तरंग दैर्घ्य में। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर में होता है, जबकि तरंग वेग मीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है हमने एक क्विज में दिया था, उसका 70% लोगों ने गलत आंसर दिया था, इसलिए मैं आपको इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के बराबर होती है। तो दोस्तों, कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख देता है 1 किलोवाट आवर बराबर होता है, और ऑप्शन दे देगा अपने को 4। तो दोस्तों, हम इसको समझते हैं कि 1 किलोवाट आवर क्या होता है। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, 1 किलोवाट आवर जो है एक ऊर्जा की यूनिट है। तो 1 किलोवाट आवर दोस्तों क्या दिखाता है? किसी 1 किलोवाट की शक्ति का 1 घंटे में ऊर्जा खपत को दिखाता है दोस्तों ये। तो दोस्तों, 1 किलोवाट जो है मीन्स होता है 1000 वाट, और 1 आवर में होते हैं 3600 सेकंड। तो दोस्तों, जो अब हम देख रहे हैं 3600 इंटू 1000, ये जो आएगा 36, और इसमें आ जाएगी 50 वाट सेकंड। तो दोस्तों, जो वाट सेकंड है इसको हम जूल में भी लिखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीमीटर में होता है। तो दोस्तों, मल्टीमीटर क्या है? मल्टीमीटर एक बहुउपयोगी उपकरण है जो कि विद्युत परिपथ में प्रमुख प्रकार की माप ले सकता है, जैसे कि वोल्टेज को मापता है वोल्टमीटर द्वारा, धारा को मापता है करंट मीटर के द्वारा, प्रतिरोध को मापता है ओम मीटर के द्वारा। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी परिपथ में विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है विद्युत की धारा की प्रवाह की दिशा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, एमीटर, रियोस्टेट, वोल्टमीटर। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर द्वारा विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा को बताया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है एकदम राइट आंसर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इसमें जो है विद्युत धारा को मापने के लिए जो है एमीटर का उपयोग किया जाता है, जो कि हमें ऑप्शन में दिया गया है। मैक्सिमम क्वेश्चन एमीटर को ही चूज करते हैं, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको समझना है हम विद्युत धारा की बात नहीं कर रहे। विद्युत धारा के लिए ओनली एमीटर है, लेकिन विद्युत
धारा के प्रवाह की दिशा के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन दो तरीके से बनता है, इसलिए आपको ये ध्यान देना होगा। रियोस्टेट जो दिया गया है ऑप्शन सी, इसका क्या उपयोग है मैं ये आपको बताऊँ। रियोस्टेट का उपयोग विद्युत परिपथ में धारा को कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जबकि जो वोल्टमीटर है इसका उपयोग हम वोल्टेज विभवांतर मापने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 20 न्यूटन का एक बल वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच में एंगल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कार्य का जो सूत्र है वो होता है W = F × D cos थीटा। हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है फोर्स दिया गया है F, कितना दिया गया है 20 न्यूटन। दूसरा हमें क्या दिया गया है कार्य W, वो कितना दिया गया है 20 जूल। हमें तीसरा क्या दिया गया है एक डिस्प्लेसमेंट जो कितने का है 2 मीटर का है। तो अब हम इसको एक फॉर्मूले में रख देते हैं। वर्क है 20 = 20 × 2 × cos थीटा, तो 20 से 20 जाएगा तो cos थीटा = बचेगा 1/2। तो cos थीटा का 1/2 में जो वैल्यू होती है वो आती है 60 डिग्री एंगल के बराबर। तो हमारा ऑप्शन ए जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, एक पोर्टर ज़मीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो दोस्तों हमें द्रव्यमान दिया गया है और उसका डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, मतलब हाइट, और उसके कार्य की गणना करनी है हमें, और हमें गुरुत्वीय त्वरण भी दिया गया है। तो दोस्तों जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला था W वर्क = फोर्स × डिस्प्लेसमेंट एंड cos थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमें फोर्स निकालना है, वर्क की कार्य की गणना करनी है। तो हमें पता है F बराबर होता है M और A। M की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है 12 kg और A हमें दिया गया है 10। तो दोस्तों हम इसकी गणना करते हैं। W = हो जाएगा 12 × 10 × 1.5 × 1। cos थीटा की वैल्यू हमें 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इस प्रकार से इसकी काउंटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 180 जूल। तो इसका ऑप्शन सी जो है एकदम राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 8, शक्ति का सूत्र है। तो शक्ति क्या है सबसे पहले ये समझना है। शक्ति P से हम इसे डिनोट करते हैं। शक्ति जो है कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। इसे W/T से हम दिखाते हैं। W है वर्क कार्य, T जो है समय है। इसे हम न्यूटन मीटर प्रति सेकंड SI मात्रक में दिखाते हैं। तो यहाँ पर W/T कार्य अपॉन समय जो दिया गया है ऑप्शन बी में जो दिया गया है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन उठाने वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी = होता है 12 mv²। हमें यहाँ पर m जो है द्रव्यमान की वैल्यू दी गई है 22 kg, b जो है हमें 5 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू m दिया गया है 22 kg इंटू 5 इसका स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे तो इससे हो जाएगा 11 बार में डिवाइड, बचेगा 11 × 25 और इसको करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 275 जूल। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 275 जूल। क्वेश्चन नंबर 10 है, 450 न्यूटन भार वाली लकड़ी का द्रव्यमान क्या होगा। तो दोस्तों हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, F बराबर होता है द्रव्यमान × एक्सेलरेशन। तो हमें निकालना है F, हमें जो है दिया गया है 450। तो 450 = द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, और एक्सेलरेशन अगर हमें दिया गया नहीं है तो हमें हमेशा 10 उसको मान लेना है। तो 0 से इसका 0 जाएगा। तो दोस्तों M = हो जाएगा 45 kg। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर जो ए की वैल्यू जो है गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू जो 9.8 होती है नॉर्मली मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अगर क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो हम उसे 10 मान के सॉल्व करेंगे। यदि 9.8 से हम कैलकुलेशन करेंगे
तो उसे मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा और हमारा टाइम वेस्ट होगा। जबकि अगर हम इससे 10 से अगर कर लेंगे तो हमारे सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सोनार का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। तो हमारा ऑप्शन सी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, टिंडल प्रभाव प्रकाश से संबंधित होता है। तो दोस्तों टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित होता है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? आइंस्टीन द्वारा, प्लैंक द्वारा, न्यूटन द्वारा, फैराडे द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने इसका दिया था। वो भी कब दिया था? 1900 में। क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किसकी वजह से? वायुमंडल की वजह से। तो अगर वायुमंडल नहीं हो तो उसका कलर कैसा होगा? क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा काला। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग काला दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है। तो दोस्तों वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात जो है रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कई बार बहुत तरीके से पूछा गया है कि रेखीय आवर्धन की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों इन दोनों में देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई मतलब उसको डिवाइड कर देंगे दोनों को। तो अगर दोनों में अगर ऊंचाई ऊंचाई है तो हाइट से अगर यूनिट निकालेंगे तो क्या आएगा? कुछ भी कोई मात्रक नहीं आएगा। तो इसका कोई इकाई भी नहीं होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है रेखीय आवर्धन की। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा भी एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश आंख में प्रवेश करता है सिलियरी मांसपेशियों द्वारा, कॉर्निया द्वारा, परितारिका द्वारा, लेंस द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्निया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू अपॉन समय, चार्ज अपॉन समय दिया गया है। ऑप्शन से इलेक्ट्रिक धारा, विभवांतर, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध। तो दोस्तों क्यू अपॉन टी जो है कष्ट होता है आई। आई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक धारा, विद्युत धारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक करंट। आवेश प्रवाह की दर को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 10 मिनट में 0.75 मीटर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। दोस्तों हमें निकालना है विद्युत आवेश की मात्रा। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पर आई जो है धारा है, क्यू है जो आवेश है, टी जो है समय है। हमें यहाँ पर समय की दिया गया है 10 मिनट और 0.75 एम्पियर दिया गया है। तो दोस्तों अब हम इसे फॉर्मूला रखते हैं। आई की वैल्यू दी गई है 0.75, क्यू हमें निकालना है, टाइम हमें दिया गया है 10 मिनट। इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों क्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 60 डिवाइड बाई 0.75, इसको सॉल्व करने के बाद में आएगा 450 कूलम। तो 450 कूलम जो है हमारा ऑप्शन ए है जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, दो प्रतिरोधक 10 ओम अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो सर्किट में विद्युत धारा क्या होगी? तो दोस्तों एक सर्किट दिया गया है जिसमें दो प्रतिरोध हैं और एक 6 वोल्ट की बैटरी है। प्रतिरोधक की वैल्यू दी गई है 10 और 20 ओम और 6 वोल्ट की बैटरी से इसे जोड़ा गया है। तो दोस्तों आई इक्वेस्ट होता है V अपॉन आर। तो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू दी गई है 6 और रजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 10 और 20। तो 6 अपॉन 30 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार डिवाइड होएगा तो 1 अपॉन 5 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 20, सड़कों और गलियों को प्रकाश में करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, श्रेणी समांतर क्रम में, सिरे से सिरे मिलाकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में क्यों लगाया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मान लीजिए कोई कोई बैटरी है, हम उसके द्वारा बहुत सारे बल्ब अगर समांतर क्रम में लगाते हैं इस प्रकार से, तो दोस्तों जो इस पॉइंट पर जो विभवांतर है V1 और V2 वो समान रहता है और जो
हमारे गलियों या सड़कों पे जो बल्ब लगाए जाते हैं उनकी जो रेटिंग है वोल्टेज के आधार पर होती है। उनका जो प्रकाश जो होता है वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वोल्टेज समान नहीं रहेगा तो उनकी सबकी चमकने की जो तीव्रता है वो समान नहीं रहेगी। पहले पॉइंट वाले की ज़्यादा रहेगी और लास्ट वाले पॉइंट वाले की चमक कम रहेगी। इसीलिए सभी सड़क और गलियों में प्रकाश में करने वाले लैंपों को समांतर क्रम में लगाया जाता है। जब हमें वोल्टेज की वैल्यू समान रखनी है परिपथ में तो हम समांतर क्रम में सभी उपकरणों को लगाते हैं, और अगर हमें धारा करंट आई की वैल्यू अगर हमें समान रखनी है तो हम परिपथ में समश्रेणी क्रम का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पावर ट्रांसफर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है हुक के नियम पर, न्यूटन के नियम पर, आइंस्टीन के नियम पर, फैराडे के नियम पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैराडे का नियम। दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कौन सी मशीन काम करती है, तो अगर आपको ऑप्शन मिल जाए ट्रांसफार्मर तो आप उसको राइट आंसर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में विशेष रूप से प्रयोग की जाने वाली धातु का नाम है टंगस्टन, कॉपर, क्रोमियम, निकल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है जो बना होता है कॉपर का, सिलिकॉन का, सिलिका का, क्रोमियम का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन का। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है जिसका उपयोग आईसी चिप में किया जाता है। आईसी चिप क्या होती है दोस्तों? आईसी चिप जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक परिपथों को मिलकर बनी होती है। छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ से मिलकर सिलिकॉन चिप बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रवर्धक एम्पलीफायर का उद्देश्य है आगत संकेतों की शक्ति या धारा वोल्टेज को बढ़ाना, इसके आगत में भारित संकेत के क्षीण करना, इसमें भारित संकेत में विरूपण पैदा करना। ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एम्पलीफायर क्या होता है। एम्पलीफायर का मतलब होता है जो सिग्नल्स या कोई भी इनपुट हम इसके अंदर देते हैं एम्पलीफायर में, कोई भी इनपुट हम अगर अंदर देते हैं तो अगर वो जो बाहर आता है इनपुट आउटपुट, मान लीजिए कोई इनपुट सिग्नल हमने दिया 10 और हमें मिला वो 20, मतलब इंक्रीज होकर अगर हमें मिल रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पलीफायर। एम्पलीफाई करना मतलब एक तरीके से याद रख सकते हो उसको आप कि एम्पलीफाई करना। तो इसमें ऑप्शन जो ए जो दिया गया है आगत संकेत, आगत संकेत मतलब इनपुट सिग्नल, जैसे शक्ति हो सकती है, धारा हो सकती है, वोल्टेज हो सकती है, या कोई और सिग्नल हो सकता है जिसके इनपुट को बढ़ा देता है, वो एम्पलीफायर कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, डायोड को एक रूप से प्रयोग किया जाता है रेक्टिफायर में, एम्पलीफायर में, मैग्नीफायर में, प्यूरीफायर में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसका जवाब कमेंट्स में दीजिए, हम इसका सही जवाब आपको अगले वीडियो में देंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें सजेस्ट करें। और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात करते हैं।